इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए। मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। अरे फेनेटिक की स्पेलिंग तो बोल नहीं सकता, एफ के क्या बोलेगा? भारतीय गणराज्य में हैदराबाद के शामिल होने की तारीख को पिछले साल बीजेपी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो केसीआर की पार्टी बीआरएस ने इसे तेलंगाना एकता दिवस का नाम दिया। तेलंगाना चुनावों की राजनीति का ये आरंभ था। जब से तेलंगाना विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई, तब से ही हैदराबाद बयानों की तलवार पर है। तेलंगाना के ताज की लड़ाई में हैदराबाद सबके निशाने पर है। कलकत्ता नाम भी चेंज करके कोलकाता नाम लगाया, बॉम्बे का नाम मुंबई लगाया, अभी हम राजपथ का नाम कर्तव्य पथ लगाया। पर हैदराबाद का नाम क्यों चेंज नहीं करना है? कौन है हैदर? किधर से है हैदर? अभी हैदर का नाम जरूरी है क्या? ये पुराना नाम है भाग्यनगर। ये पुराना नाम हम निजाम का जमाने में बदले थे। हम बताना चाहता हूं, हम हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर के नाम पर हमारा सत्ता में आने का तो हम बदलाव करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपकी कोशिशों से बनी जमात है, और मजलिस की ताकत आपकी ताकत है, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी है। दुश्मन पूरे सरो सामान के साथ आ रहा है हमको तबाह करने के लिए। खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। तेलंगाना के चुनावों में हैदराबाद के महत्व को समझने के लिए इसकी विधानसभा स्थिति को भी समझाते हैं। हैदराबाद में 7 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। इनमें से 6 पर ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है, जबकि 1 सीट गौशाला पर बीजेपी के टी राजा विधायक हैं। बीजेपी के पास पूरे तेलंगाना में एक ही सीट है और वो हैदराबाद में आती है। बाकी सीटें ओवैसी के मजबूत किले की तरह हैं। यहाँ न कांग्रेस की एंट्री है, न ही बीआरएस की। हालांकि इन चुनावों में बीआरएस और ओवैसी का गठबंधन है। यकीनन चुनाव है, कोई चुनाव आसान नहीं होता, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, पार्लियामेंट का हो। चुनाव है, हर एक को मुकाबला करना है, कर रहे हैं सब लोग मुकाबला। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तेलंगाना की आवाम तीसरी मर्तबा इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी जो इस बार तेलंगाना चुनावों में जीत का दम भर रही है, उसके केंद्र में हैदराबाद की राजनीति ही है, क्योंकि इसका दूसरा सिरा सीधे हिंदुत्व से जुड़ता है। आने वाली सदियों का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तब हमें भारत के आत्मविश्वास को फिर नई बुलंदी लेनी है। इसलिए हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस प्रेरणा के साथ काम कर रही है। आज देश अपने पावन धामों, अपने संतों, ऋषियों, तपस्वियों को सम्मान दे रहा है। तेलंगाना में बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड चला है और बीजेपी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय समझे जाने वाले योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावी मैदान में बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं। तेलंगाना में भी हमारा सरकार बनेगा और हैदराबाद भाग्यनगर बनते रहेगा, ये भी हमारा वादा है। कांग्रेस अगर ओवैसी पर बेहद तल्ख है, तो उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़े वो मुस्लिम वोटर हैं जो तेलंगाना की कम से कम 47 सीटों पर जीत हार के लिहाज से असर रखते हैं। मुस्लिम वोटर्स तेलंगाना में करीब 13% हैं। कांग्रेस के लिए तेलंगाना के मुस्लिम कभी पारंपरिक वोटर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बीआरएस और ओवैसी के बीच बंट गए। कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि अगर तेलंगाना का ताज हासिल करना है तो हैदराबाद की जमीन पर पांव जमाने होंगे, ताकि बाकी तेलंगाना में बिखर चुका उनका मुस्लिम वोट बैंक वापस आ सके। कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात। ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं।
और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में? तुम 2014 हार गए, 2019 हार गए, तुम क्या पैसे लिए थे बीजेपी से? पैसे लिए या मुफ्त में हार गए? तुम बताओ। राहुल गांधी तुम इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। तेलंगाना के हर निकाय में ओवैसी के पार्षद हैं और पूरे तेलंगाना में ओवैसी का संगठन है। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की धुरी माने जाते हैं और हैदराबाद ओवैसी का सियासी हेडक्वार्टर। तेलंगाना की 119 सीटें, यानी 60 सीटों पर विजय मिलते ही बहुमत हासिल। 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी का तगड़ा असर माना जाता है, जबकि 29 सीटों पर मुस्लिम आबादी 15% से अधिक है। हैदराबाद की 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। ऐसी स्थिति में ओवैसी फैक्टर तेलंगाना की राजनीति में बहुत अहम हो जाता है और हैदराबाद सबसे हॉट स्पॉट। तेलंगाना में मुसलमान वोटरों की भूमिका को देखते हुए ये तस्वीर स्पष्ट होती है कि जिसके पास एक मुश्त मुस्लिम वोटर्स का समर्थन रहेगा, उसके सर पर तेलंगाना का ताज सजने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ओवैसी ऐसे में किंग नहीं तो किंग मेकर की तरह देखे जा रहे हैं। आपको लीडर बनना है मेरे भाई, आपको अपना वोट जारी नहीं करना है मेरे भाई। मेरी सरदार माँ और बहनों, समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। ये खेल हो रहा है तेलंगाना में, ये खेल हो रहा है तेलंगाना में, मेरी बात को समझो। केसीआर ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए ऐसे ऐसे वादे किए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अल्पसंख्यकों की राजनीति का मुद्दा मिल गया। बीजेपी को मुस्लिम तुष्टीकरण का, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के लिए सहानुभूति दिखाने का। रिलीजियस के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर मैं आईटी पार्क खोलता हूँ, अलग हॉस्टल्स बनाता हूँ, रिलीजियस के आधार पर स्कूल्स खोलता हूँ, रिलीजियस के आधार पर रिजर्वेशन देता हूँ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिक्स में। आज हैदराबाद में, तेलंगाना में जो लोकल बॉडीज में मजहब के आधार पर जनता को रिलीजियस के नाम पर तोड़ रहे, ये गलत है। एक तरफ वो पार्टी है जो चाहती है कि इंसान अलग अलग लगे, कोई हिंदू लगे, कोई मुसलमान लगे, कोई सिख लगे, कोई ईसाई लगे, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी विचारधारा ये है कि आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन आप जब एकजुट होकर के बैठे तो सिर्फ इंसान नजर आए। केसीआर ने इन चुनावों में मुस्लिम समुदाय के लिए वादों की झड़ी लगा दी। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए, अकलियती बहबूदी के लिए हमने जो स्कूल खोले हैं उसको जूनियर कॉलेज बना दिए। उन बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वन्फ का जायजा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। मैं एक ऐसी मीटिंग में गई थी तो मैंने जनता से पूछा, सरकार से आपकी उम्मीद क्या थी, बीआरएस की सरकार से आपकी आशा क्या है? और जनता ने हाथ उठा के ऐसे बोला कि हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जिस मौसम में तेलंगाना की राजनीति हैदराबाद की धुरी पर घूम रही हो, बीजेपी के लिए ये स्थिति अनुकूल हो जाती है। बीजेपी के प्रचार का एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर रहा और इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति रही। 2020 में ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और अपने चुनाव प्रचार अभियान में हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का वादा सबसे ऊपर रखा था। नतीजा ये हुआ कि बीआरएस ने 55 सीटें जीती। बीजेपी ने पहली बार अपने इतिहास में हैदराबाद के अंदर 48 सीटें जीती। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर रही और 44 सीटें जीती। कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। नहीं, ये लोग तो सिर्फ नाम बदलने की पॉलिसी है, नफरत है उनको। और हैदराबाद एक तारीखी नाम रहा है, तो
तो ये बीजेपी की नफरत की सियासत है और नफरत की सियासत ही वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हैदराबाद की और तेलंगाना की आवाम उनको रिजेक्ट करेगी। अगर हैदराबाद की राजनीति मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से तेलंगाना की राजनीति में जरूरी दिखती है तो बीजेपी ने भी हैदराबाद की राजनीति को हिंदू वोट बैंक के लिए चुना और तेलंगाना चुनावों में दस्तक दे दी। केसीआर ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। 17 सितंबर को हम स्टेट दिन के रूप में हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। तेलंगाना चुनावों में हैदराबाद की राजनीति का इस्तेमाल बीजेपी 2024 के आम चुनावों में तुष्टीकरण के बड़े आरोपों के साथ करेगी और ऐसे में बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ बाकी राज्यों में भी हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाना चाहेगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके एक साल बाद 17 सितंबर को हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। इस दिन के इर्द गिर्द भी राजनीति होती है और हैदराबाद के पूरे इतिहास से चुनावों के दौरान प्रचार को जोड़कर भी करती हैं पार्टियां। हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की मशाल है तो राष्ट्रवाद का एजेंडा भी सेट करता है। इतिहास की तारीखों में दर्ज है कि हैदराबाद के नवाब ने भारत में विलय को रोकने के लिए एक मिलिशिया यानी लड़ाकों का संगठन तैयार किया जिन्हें रजाकार कहा जाता था। तब MIM पार्टी ने उनका साथ दिया था। हालांकि आज ओवैसी इतिहास के उस पन्ने से अपना वास्ता नहीं बताते पर बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है। निजाम का जब राज आया तभी उन्होंने नाम को कन्वर्ट किया। पहले नाम भाग्यनगर था, भाग्यलक्ष्मी माता के ही नाम पर था, लेकिन निजाम का राज आने के बाद में उस नाम को उन्होंने चेंज किया, हैदराबाद लगाया। तो आने वाले समय में जिस चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन रही है, तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे। कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा है बताओ, बताओ कौन सी किताब में नहीं लिखा गया? ये 400 साल पुराना शहर जिसका नाम हैदराबाद है।